एक लड़की ने दो भाइयों के साथ एक साथ शादी कर ली और सब लोग खुश भी थे। लॉ क्या कहता है? क्या ये इलीगल है या फिर कल्चरल एक्सेप्शन? हाय, मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आपका अपने चैनल योर लॉर्डशिप्स पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे ही कस्टम की बात करने जा रहे हैं जो शॉकिंग भी है, फैसिनेटिंग भी है और साथ ही लीगल भी है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में। चलिए आइए इस वीडियो में समझते हैं हट्टी ट्राइब का एक पॉपुलर ट्रेडिशन जिसे हम जोड़ीदार या जजदा के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में सुनीता चौहान नाम की एक लड़की जो ट्रांसगिरी रीजन, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड बॉर्डर के ट्रांसगिरी रीजन में ये लोग सर्वाइव करते हैं, ये लोग रिसाइड करते हैं। सुनीता चौहान ने दो ब्रदर्स से एक साथ शादी करी है, प्रतीप और कपिल नेगी। दिस फॉर्म ऑफ पॉलीएंड्री इज बेसिकली नोन एज जोड़ीदार और जजदा और कुछ ही सालों में देखा गया है 6 या 6 से ज्यादा शादियां, ऐसी पॉलीएंड्रस मैरिजेस हुई है। तो कौन लोग हैं ये हट्टी? हट्टीज बेसिकली शेड्यूल ट्राइब्स हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने ट्राइबल स्टेटस दिया है। एसटीज कम्युनिटीज के अंदर इन्हें ऐड किया गया है 2022 में। दे आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश एंड ट्रांसगिरी रीजन एंड जौसर बवार इन उत्तराखंड। They basically derive their name from their historical role as vendors in hearts. हट्टीज बेसिकली कौन है? जो वेंडर्स होते हैं, जो हार्ट लगाते हैं, ऐसे लोग, इनके काम से ही इनका नाम डिराइव किया गया है। अब हट्टीज जो है वो एक पॉलीएंड्री या पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। पॉलीएंड्री जो है वो एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें एक विमेन जो है वो 2 या 2 से ज्यादा भाइयों से शादी करती है। अब पॉलीएंड्री जो है वो देखा गया है कि 2 टाइप में हो सकती है। पहला टाइप है फ्रेटर्नल। फ्रेटर्नल मीन्स जब हस्बैंड्स जो हैं वो सब ब्रदर्स होते हैं। ऑल हस्बैंड्स आर ब्रदर्स एंड दे आर रिलेटेड बाय द ब्लड। बट नॉन फ्रेटर्नल कौन होते हैं? सारे जितने भी एक विमेन के हस्बैंड्स हैं, दे आर नॉट रिलेटेड एंड दे शेयर द सेम विमेन बाय रोटेशन। तो इस केस में फ्रेटर्नल भाइयों ने शादी करी है एक ही विमेन, दैट इज सुनीता चौहान से। अब क्या रीजन क्या है? पॉलीएंड्री क्यों प्रैक्टिस की जा रही है? बेसिकली 3 रीजन है। पहला है एंसेस्ट्रल लैंड को प्रिजर्व करना। छोटी लैंड्स होती है उस पर अगर उनका ये मानना है कि अगर एक लड़के की शादी होती है और एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, जो लैंड है वो डिवाइड करनी पड़ती है। इसी के चलते एंसेस्ट्रल लैंड को डिवाइड ना करना पड़े, इसीलिए पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। सेकेंडली, जॉइंट फैमिली की स्ट्रेंथ बनी रहे, ब्रदरहुड मेंटेन रहे। एंड थर्डली, सिक्योरिटी और लेबर शेयरिंग, काम में भी एक साथ हो जाए और बच्चों की देखभाल करने के लिए भी ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस की जाती है। अब देखते हैं कि इंडियन लॉ के साथ क्या कनेक्शन है इस प्रैक्टिस का। क्या ये कस्टम लीगली रेलेवेंट है? तो पॉलीएंड्री जो है अलोंग विद पॉलीगैमी इलीगल है अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज। जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में देखा गया है, सेक्शन 5 जो है वो बेसिकली कहता है कि अगर कोई लिविंग स्पाउस कि ऑलरेडी शादी हो रखी है, दैट मीन्स अगर बाइगैमी कमिट करी है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। इसी तरीके से स्पेशल मैरिज एक्ट में अलाउज इंटरफेथ मैरिज बट प्रोहिबिट्स पॉलीगैमी एंड पॉलीएंड्री। और साथ ही साथ भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 82 में बाइगैमी एक क्रिमिनल ऑफेंस बताया गया है और पनिशेबल ऑफेंस है। लेकिन क्योंकि ये हट्टी ट्राइब जो है, ये ट्राइबल्स हैं जिन्हें एसटी का स्टेटस दिया गया है 2022 में, तो एक एक्सेप्शन भी है। हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 2 सब क्लॉज 2 के अंदर ये कहा गया है कि अगर कोई कस्टम है तो वो ओवरराइड करेगा इफ इट इज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। कस्टम में प्रिवेल इफ नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। साथ ही साथ आर्टिकल 342 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल ट्राइब्स को और उनके कस्टम्स को भी रिकॉग्नाइज किया गया है। सो आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 प्लस आर्टिकल 342, इन दोनों को जब हम कंबाइनली पढ़ेंगे तो ये ट्राइबल कस्टम्स को प्रिवेंट करता है, ट्राइबल कस्टम्स को रिकॉग्नाइज करता है। साथ ही साथ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी सेक्शन 13 में बताया गया है कि कस्टम्स जो है, प्रूफ ऑफ कस्टम्स इन सिविल मैटर्स किस तरीके से लीगली रेलेवेंट होगा। आप कस्टम को अगर आप प्रूव करना चाहते हो सिविल मैटर्स में तो ये एक लीगली रेलेवेंट फैक्ट होगा। कस्टम मस्ट मीट लीगल टेस्ट, लेकिन ये कस्टम तभी रेलेवेंट है जब ये लीगल टेस्ट मीट आउट कर देगा। जैसे कि कस्टम एंशिएंट होना चाहिए, कंटिन्यूअस, सर्टेन एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये ट्राइबल्स के लिए एक्सेप्शन माना गया है। जनरल रूल तो यही है कि हिंदू मैरिज एक्ट देखे या कोई भी पर्सनल लॉ के अंदर अगर
कोई भी पार्टी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करने की सोच रही है तो वो नहीं कर सकती है। एक्सेप्शन जो है वो ट्राइबल कस्टम्स के लिए है, लेकिन ट्राइबल कस्टम्स जो है वो बेसिकली रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड दे मस्ट मीट लीगल टेस्ट ऑफ सर्टेनिटी एंड नॉट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करें जो कि हाल ही में उत्तराखंड ने 2024 में अप्लाई किया है। उत्तराखंड यूसीसी 2024 के अंदर पॉलीगैमी या पॉलीएंड्री जो है वो भी प्रोहिबिट की गई है, लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 2 ऑफ उत्तराखंड यूसीसी एक्सप्लिसिटली स्टेट्स दैट इट डज नॉट अप्लाई ऑन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। शेड्यूल्ड ट्राइब्स या ऐसी कम्युनिटीज जो आर्टिकल 342 के अंदर लिस्टेड है, उन कस्टम्स, उन ट्राइबल्स, उन कम्युनिटीज के ऊपर यूसीसी का सेक्शन 2 जो है वो एक्सप्लिसिटली ये कहता है कि यूसीसी अप्लाई नहीं करेगा। सो बेसिकली अगर हम अब सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड टाइम ये चीज़ नोटिफाई करी है कि वैसे तो कस्टम लीगली रेलेवेंट है, लेकिन अगर कोई कस्टम ऐसा है जिसे चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, तो वो कस्टम तभी रेलेवेंट है, तभी लीगली वैलिड है जब वो किसी फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं कर रहा हो। जैसे कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी का वायलेशन ना कर रहा हो, आर्टिकल 15 डिग्निटी एज वेल एज आर्टिकल 21 लिबर्टी का वायलेशन नहीं कर रहा हो। कुछ केसेस में जैसे कि शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जैसे कि ट्रिपल तलाक एक प्रैक्टिस थी, एक कस्टम था, लेकिन कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में ये चीज प्रूव हो गई कि ये कस्टम जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसीलिए कस्टम प्रैक्टिस को, क्योंकि ये कस्टम जो है फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था, इसीलिए इस कस्टम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया। इसी तरीके से 2018 में सबरीमाला का जब केस हुआ था, व्हेन देयर इज अ डिनायल ऑफ एंट्री टू मेंस्ट्रुएटिंग वुमेन, इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्योंकि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था। इसी तरीके से 2025 के अंदर अभी रिसेंटली रामचरण वर्सेस सुखाराम का केस आया, जिसमें ट्राइबल कम्युनिटीज के सक्सेशन राइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो जुडिशरी बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को कह दिया है कि कस्टम जो है वो तभी रेलेवेंट है जब वो फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर रहा है। लेकिन अब क्योंकि आजकल की विमेन जो है वो बहुत एजुकेटेड हो गई हैं, उनको अपने राइट्स पता हैं, तो यंगर जनरेशन्स के अंदर ये पॉलीएंड्री की प्रैक्टिस धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है। साथ ही साथ उन्हें अपने लीगल राइट्स भी पता है। और जैसे एक विमेन जब 2 ब्रदर्स से शादी करती है तो उनके लैंड में जितने राइट्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं या उन्हें अवेयर ही नहीं होते, इसीलिए अब ये प्रैक्टिस काफ़ी डिक्लाइन हो चुकी है। सो ब्रॉडर लीगल इम्प्लीकेशंस क्या है? पॉलीएंड्री जो है अभी भी इलीगल है अंडर कोडिफाइड लॉज, लेकिन अगर आपका कस्टम जो है वो प्रिवेल कर सकता है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो। इंक्रीजिंगली कोर्ट्स ने ये अपहोल्ड किया है टाइम एंड टाइम कि इंडिविजुअल राइट्स जो हैं वो ऊपर हैं, दे विल प्रिवेल ओवर कम्युनिटी राइट्स। सो अ डेलिकेट बैलेंस मस्ट बी प्रिजर्व्ड बिटवीन कल्चरल प्रिजर्वेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो कल्चरल प्रिजर्वेशन और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बीच में एक डेलिकेट बैलेंस प्रिजर्व करना जरूरी है। इसी के चलते कुछ क्वेश्चंस जैसे कि क्या ट्राइबल कस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अबव ओवरराइड करेंगे? क्या कोडिफाइड लॉ और कस्टम कोएग्जिस्ट कर सकते हैं एक ही साथ विदाउट इन्फ्रिंजिंग ऑन इंडिविजुअल राइट्स? एंड कैन द यूसीसी हार्मोनाइज ट्राइबल प्रैक्टिसेस विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज? इन क्वेश्चंस का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि क्या एक कस्टम लीगली रेलेवेंट होना चाहिए या नहीं, और आपके नज़र में इस केस के अंदर क्या सुनीता चौहान ने अपनी पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करके एक सही डिसीजन लिया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।